हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारा बैंकिंग का पार्ट था ना, जिसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ बैंक्स को कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है वो डायरेक्टली रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में चर्चा करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग आरआरबी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हैं। आरआरबी पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि बैंक बेसिकली जो आरआरबी आता है वो कमर्शियल बैंक में आता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं इसको, है ना। तो आइए देखते हैं कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में क्या क्या होता है और नॉन शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या होता है। वो अब नोट्स के थ्रू समझेंगे, फिर चलेंगे कहाँ अपने इसमें। तो आइए पहले चलते हैं क्लास में। ये देखिए, तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, ये कॉमर्स वाला भैया बाय NWB टाइप करना है और चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाया करेगा। प्लस अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, लेक्चर नंबर 25 कर रहे हैं हम, है ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर पीजीटी का, जिसमें हम कर रहे हैं बैंकिंग। आइए, तो शुरू करने से पहले मतलब आरआरबी क्या होता है इससे जानने से पहले चलिए चलते हैं हम नोट्स में और उससे समझते हैं कि भाई साहब कैसे आपकी बैंक की शुरुआत हुई। मतलब बैंक की शुरुआत यानी हिस्ट्री तो बता चुका हूं। कमर्शियल बैंक या आरआरबी बैंक कैसे कौन सा बैंक में आता है ना। देखिए, कमर्शियल बैंक को डिफाइन किया गया, जो ये देखिएगा, कमर्शियल बैंक को जो डिफाइन किया गया वो दो तरीके से, एक को बोला गया शेड्यूल्ड बैंक और एक को बोला गया नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, है ना। तो शेड्यूल्ड बैंक का क्या मतलब हुआ, कह रहा है दोज बैंक दैट आर लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब जो जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत शेड्यूल 2 में के लिस्ट में रजिस्टर्ड है, अंडर्ड है, तो भैया वो शेड्यूल बैंक कहलाएगा। कह रहा है नॉन शेड्यूल बैंक का क्या मतलब हुआ, विच आर नॉट लिस्टेड शेड्यूल 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, जो लिस्टेड नहीं है। जो लिस्टेड है वो शेड्यूल बैंक, जो लिस्टेड नहीं है वो नॉन शेड्यूल बैंक। तो भैया किसमें लिस्टेड नहीं है और है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। अब आइएगा, देखिएगा, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसमें जो है ना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उसमें प्राइवेट बैंक आता है, पब्लिक बैंक आता है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक आते हैं और फॉरेन बैंक्स आता है। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, स्टेट लेवल के जो बैंक्स होते हैं वो आते हैं, है ना। चलिए, तो अब देखिए सर क्या क्या होता है प्राइवेट बैंक, थोड़ा थोड़ा बता देंगे क्योंकि पढ़ना तो है नहीं हमें तो सिर्फ रीजनल रूरल बैंक पढ़ना है, तो बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। प्राइवेट बैंक वो बैंक जिसमें मेजोरिटी ऑफ शेयर प्राइवेट सेक्टर्स का होता है, ठीक है ना। कितना शेयर, मेजोरिटी ऑफ शेयर, मतलब 51% शेयर अगर आ गया तो भैया ये प्राइवेट बैंक है। उसके बाद है पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक वो बैंक होता है जिसका मेजोरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और अभी कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है सर, टोटल 12 हैं। अगर आपको पता करना है कि ये 12 कैसे हैं तो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ बैंक्स के बारे में पूरा डिटेल चर्चा कर चुके हैं। चलिए, उसके बाद तीसरा जो है वो है आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, जिसकी चर्चा हमें पूरे डिटेल्ड में करनी है। उसके फंक्शंस, इसमें 2 कमेटी आई थी, टंडन कमेटी के, उसके बाद रिवीजन हुआ था कमेटी का, तो केबी चोर कमेटी, चोर तो नहीं, CHORE लिखा हुआ है कमेटी, ठीक है। तो वो तो आरआरबी की डिटेल में करेंगे डिस्कशन, टेंशन लेना है। इसको बैंक फॉर विलेजेस कहा गया है ना, गांव का बैंक है ना। क्यों, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक नाम ही है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण में है, हर स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में 2-4 एक बैंक हो ऐसा। फॉरेन बैंक वो बैंक होता है जिसका ऑफिस, भाई साहब, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस फॉरेन में है, उसका ब्रांच इंडिया में, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बैंक। चलिए, तो वो बेसिकली सारा बैंक्स का डिटेल खत्म हो गया होगा। अब शुरू करते हैं रीजनल रूरल बैंक। क्या है रीजनल रूरल बैंक, आइए देखिए। कह रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट का एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो अलग अलग स्टेट्स में रीजनल लेवल पे ऑपरेट करता है। क्या है, फिर से सुनिएगा, इंडियन गवर्नमेंट का एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेट में रीजनल लेवल पे ऑपरेट करता है। ऑपरेट करता है मतलब चलता है ना जी। अब क्या कह रहा है, इसका मेन रेगुलेटरी बॉडी कौन है भाई साहब, आरआरबी का मेन रेगुलेटरी बॉडी जो होता है वो है आपका आरबीआई और नाबार्ड, ये दोनों के तहत चलता है ना। चलिए, अब बताइए सर ऑनरशिप कितनी रहती है, वो अगर बात करें आरआरबी की तो ऑनरशिप कितनी रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 50% अमाउंट देता है ताकि ये आरआरबी शुरू हो सके। स्पॉन्सर बैंक जो है, स्पॉन्सर बैंक मतलब जो बैंक खुद खोलती है, जैसे मान लो झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड ग्रामीण बैंक है ना,
तो वो उसका कितना हिस्सा होगा 35%, और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको देती है अमाउंट की, ताकि भाई साहब क्या करो, आप बैंक की शुरुआत करो। तो ये 50% कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक कितना 35%, और स्टेट गवर्नमेंट कितना 15%। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब चले तो बात किसकी शुरू करते हैं, आप करते हैं हिस्ट्री ऑफ आरआरबी। देखिए हिस्ट्री में 2-3 चीजें हैं, इसके बारे में आरआरबी के बारे में जानते हैं, फिर डिटेल में हम नोट्स में पढ़ाई करेंगे इसकी, क्या उसका रिकैपिटुलेशन कब हुआ, फंक्शंस क्या हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए हिस्ट्री ऑफ आरआरबी क्या कह रहा है सॉरी, कह रहा है एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर में बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए आरआरबी को लाया गया। क्यों लाया गया भैया, फिर से सुनिएगा, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए आरआरबी को लाया गया, और इसके लिए 26 सितंबर 1975 कब है, एक मिनट, कब है 26 सितंबर 1975 को ऑर्डिनेंस पास हुआ और आरआरबी एक्ट 1976 में आया। यानी कि 1975 में ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया था आरआरबी के रिगार्डिंग, और एक्ट जो बना वो बाद में बना, यानी कि 1976 में बना। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 1975-76 में, नरसिम्हम कमेटी का एक रिपोर्ट आया था, एक रिकमेंडेशन था दिया गया था, और उस रिकमेंडेशन की वजह से 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी 5 रीजनल रूरल बैंक को सेटअप किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो आपको जाननी चाहिए थे। अब चलते हैं हम अपने नोट्स में और वहां से देखते हैं कि क्या है आरआरबी, कैसे फंक्शंस करती है। आगे आइएगा, देखिएगा क्या कह रहा है, क्या रीजनल रूरल बैंक्स आर इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। क्या है आरआरबी, क्या है इंडियन गवर्नमेंट का अपना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, दैट ऑपरेट रीजनल लेवल इन सेवरल स्टेट, जो रीजनल लेवल पर आपका अलग अलग स्टेट्स में काम करती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए क्या, कि सर रीजनल रूरल बैंक का मतलब हो गया आपके स्टेट के अंदर का बैंक है ना, ठीक है, वो रीजनल लेवल पे ही काम करती है, मतलब किसान को लोन देने का, बहुत मिनिमम शॉर्ट टर्म लोन वगैरह है ना जी। कह रहा दीज बैंक्स आर ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बैंक किसके द्वारा ओन्ड होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। दे वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू रूरल कम्युनिटीज। तो बोल रहा है क्या कि वो एस्टेब्लिश क्यों किया गया था, ताकि बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल का सर्विस जो होता है, बैंक मेनली बैंकिंग सर्विस जो है वो पहुंचाया जा सके रूरल सर्विसेज में, मतलब गांव गांव में जनधन अकाउंट जो खुला ना जी। तो आरआरबी कह रहा आरआरबी ऑन द अदर हैंड हैव अर्बन ब्रांच, अर्बन ब्रांचेस भी होता है आरआरबी में, लेकिन मेनली ये रीजनल रूरल के लिए बना है। कह रहा था ऑपरेशन टेरिटरी इज लिमिटेड टू द एरिया नोटिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब देखो क्या ऑपरेशन है, क्या काम करना है, किस जगह पे काम करना है, वो ना इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है, इंडियन गवर्नमेंट, which includes one or more district of the state। तो एक देखो किसी स्टेट में एक या ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में कितना में ये करना है, ये डिसाइड नेशनल गवर्नमेंट करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कह रहा है आरआरबी परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है, अलग अलग काम करता है। रीजनल रूरल बैंक क्या करता है, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। कहता है कैरिंग आउट गवर्नमेंट ऑपरेशन सच एज डिसबर्सिंग मनरेगा वर्कर्स। अब देखो मनरेगा वर्कर्स को देने का, पैसा देने का भी काम करता है, वेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, एंड प्रोवाइडिंग पारा बैंकिंग सर्विसेज सच एज लॉकर्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड यूपीआई सर्विसेज। तो जो भी गांव के लिए जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देखिएगा क्या कह रहा था, आरबीआई एंड नाबार्ड आर द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ आरआरबी। ध्यान एकदम हेडलाइन इसको लिख लीजिएगा, आरबीआई और नाबार्ड क्या है, मेन रेगुलेटरी बॉडी है, और किसके लिए, आरआरबी के लिए। जस्ट लाइक एनी अदर कमर्शियल बैंक, किसी और कमर्शियल बैंक की तरह, जैसे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक कंप्राइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे भाई साहब जैसे अदर बैंक में होता है ना कमर्शियल बैंक में, वैसे इसमें भी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, रीजनल मैनेजर, है ना, एंड असिस्टेंट स्टाफ। तो ये सारे लोग उसमें भी होते हैं। चलिए कह रहा ओनरशिप एंड स्पॉन्सरशिप, ये तो बताया मैंने
ठीक है। कह रहा था ऑनरशिप एंड शेयर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज डिवाइडेड अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक्स। तीन लोगों के बीच में इसका जो क्या कहते हैं आपका शेयर्स होता है वो डिवाइड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना 50%, उसके बाद स्पॉन्सर बैंक 35% और 15% जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कह रहा था स्पॉन्सर बैंक help the growth of an RRB by providing trainings to the staff of an RRB, providing management consultation to the bank for a minimum period of 5 years। तो जो स्पॉन्सर बैंक है वो हेल्प करता है ग्रोथ देने में, आरआरबी को बनाने में, ट्रेनिंग्स देने में। स्पॉन्सर बैंक एक मिनट में यहाँ थोड़ा वेरीफाई कर दूं। स्पॉन्सर बैंक का मतलब होता है कि जो बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है उसके तहत कोई आरआरबी खोला गया है, जैसे कोई और बैंक है उसके तहत आरआरबी कुछ खोला गया, तो उसकी बात कर रहा है। स्पॉन्सर्ड बैंक है ना, वो वाला बात है। चलिए अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ आरआरबी, क्या है हिस्ट्री इसकी। आइए शुरू करते हैं, आराम से लिखते जाइएगा, एक एक लाइन लिखते जाइएगा तो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कह रहा है टू प्रोवाइड एडेक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल एंड अदर रूरल सेक्टर्स। किसके लिए कि भैया आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल क्रेडिट फैसिलिटीज का सर्विसेज देने के लिए कौन कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चरल और रूरल सेक्टर्स में RRB रीजनल रूरल बैंक्स वर फाउंडेड अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्डिनेंस पास्ड ऑन 26 सितंबर 1975। तो बोल रहा भाई साहब आरआरबी को कब फाउंड किया गया 26 सितंबर 1975 को, और ऑर्डिनेंस उसी दिन पास किया गया, और जो आरआरबी एक्ट है वो 1976 को आया। ये बात तो मैंने पहले ही बता रखा है। अब देखिएगा नेक्स्ट, as a consequence of the recommendation of Narasimham Committee on Rural Credit, 5 RRBs were established on October 2, 1975 during इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ये भी बात बताया मैंने कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट था 1975 2 अक्टूबर को नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन से 5 आरआरबी को सेटअप किया गया था, है ना जी। गोल क्या था देखिएगा, ये गोल मैंने वहां लिखा था। कह रहा द गोल वाज टू ब्रिंग रूरल इंडिया इनटू इकोनॉमिक मेनस्ट्रीम। तो रूरल इंडिया को इकोनॉमिक मेनस्ट्रीम में लाने का पर्पस का था। कह रहा है एज ए रूरल इंडिया अकाउंटेड फॉर रफली 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। बोल रहा है रूरल इंडिया को अकाउंट किया जाता है कि भैया 70% तो इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो रूरल है। कह रहा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला पूछ देगा सवाल, फर्स्ट आरआरबी बैंक कौन सा है। तो कह रहा था फर्स्ट आरआरबी वाज प्रथमा बैंक which had its headquarter in मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। यूपी में पहला प्रथमा बैंक शुरू हुआ था मुरादाबाद में। It was sponsored by Syndicate Bank and had a 5 करोड़ अप्रूवल कैपिटल। देखिए कौन अप्रूव किया, स्पॉन्सर बैंक कौन था, इसका 35% शेयर था किसका, सिंडिकेट बैंक का, और 5 करोड़ कैपिटल के साथ शुरुआत किया गया था। तो बात समझ में आया, इसी को बोल रहा था मैं स्पॉन्सर्ड बैंक। कह रहा है द आरआरबी एक्ट 1976 स्टेट द फंक्शंस ऑफ आरआरबी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स। ये देखो आरआरबी एक्ट में जो फंक्शन, क्या काम करना है वो बताया गया है कि भाई फार्मर को असिस्टेंस देना है, मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस को लोन देना है, लोकल क्राफ्ट्समैन और आर्टिशियंस को लोन देना है, फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स एंड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप क्या करना, लोन देना। बैंक ये सारी चीज के लिए लोन देती है, और ये मेंशन कहाँ है, आरबीआई एक्ट 1976 में। कह रहा है 25 आरआरबी वर एस्टैब्लिश्ड विद इन अ ईयर फ्रॉम द पासिंग ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट बनने के तुरंत बाद जो है वो 25 आरआरबी को सेटअप किया गया। एंड देयर आर करंटली 43 रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। अभी जो है वो 43 आरआरबीज हैं पूरे इंडिया में। ठीक है जी। अब वो 43 आरआरबी कैसे बचा, आइए इसकी शुरुआत करते हैं कि रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबी कैसे हुई। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आइए, कह रहा है ड्यू टू डिफॉल्टिंग एंड नॉन रिपेमेंट्स ऑफ लोन। क्यों भैया, बोल रहा है डिफॉल्ट हो जाने की वजह से या लोन का रिपेमेंट नहीं होने की वजह से बैंक्स ऑफन रन इनटू डेम्स। और बैंक किसमें चला गया, ऋण में चला गया, मतलब उधारी में चला गया। टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए द गवर्नमेंट एज इट इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन आरआरबी। और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या किया भैया, सबसे ज्यादा शेयर्स किसका, गवर्नमेंट का हो गया आरआरबी में। एंड इन्वेस्ट कैपिटल इन द बैंक, और वो क्या किया, बैंकों में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने लगा। कह रहा था मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, जिसको CRAR बोलते हैं, है ना, ऑल्सो नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोला जाता है, फॉर एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विच इंक्लूड्स RBI इज सपोज्ड टू बी 9%। देखो 9% मिनिमम CAR होना हर बैंक रखता था, तो इसके लिए भी प्रिस्क्राइब किया गया कि रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो CRAR, या इसको बोल सकते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% रखा जाएगा। ठीक है,
ये कहां से आया था सर? ये इसका लंबा कहानी है, इसका कहानी आपने क्या कहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड है ना। चलो मैं इसको कभी बाद में बताऊंगा, उसका एक अलग से ही क्लास लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन लेना है आपको, क्या करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा था बैंक अनेबल टू मेंटेन दिस रेशियो हैव टू बी कंसीडर्ड फॉर रिकैपिटलाइजेशन। तो बैंक अनेबल था कि भैया इस रेशियो को मेंटेन कर सकें, इसीलिए क्या सोचा गया कि भैया इसको रिकैपिटलाइजेशन करते हैं, ठीक है। बैंकों के पास दिक्कत हो गई, बैंक दिक्कत हो गया तो बोला भैया पैसा तुम रखता नहीं है, क्या किया बैंक, सब पैसा आया, सब पैसा किसी को दे दिया। अब मान लो अचानक किसी को पैसा का जरूरत पड़ गया, तुम क्या करोगे? तो इसी के लिए बेसल नॉर्म्स आया था। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बेसल नॉर्म्स आया था। और बेसल नॉर्म्स की शुरुआत हुई थी जिसमें आरबीआई ने इसको माना था, और आरबीआई ने फिर बाद में बोला कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% आपको रखना पड़ेगा। और इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ बैंक जो था वो अनेबल हो गया मेंटेन करने के लिए, और इसीलिए इसके बारे में मतलब आरआरबी जो था वो मेंटेन नहीं कर पाया 9%। इसी वजह से इसका रिकैपिटलाइजेशन के बारे में इसको सोचना पड़ गया फिर से। सो बोल रहा है क्या कि इन 2009 अ कमिटी वाज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी चक्रवर्ती टू एनालाइज द सिचुएशन ऑफ आरआरबी। तो 2009 में एक कमेटी बनी केसी चक्रवर्ती की, किस लिए? सिचुएशन एनालाइज करने के लिए आरआरबी का। In 2010, it is suggested many measures to increase the capital to risk-weighted ratio (CRAR). One of them being recapitalization of the bank. अब 2010 में सजेस्ट किया गया कि बहुत सारे मेजर्स अपनाइए ताकि आपका CRAR जो है वो इंक्रीज हो सके, और उसमें से एक ये था कि रिकैपिटलाइजेशन भी किया जाना चाहिए बैंक का। The government was supposed to release 1100 crore in 2010, 11 and 2011-12 for this पर्पस, और गवर्नमेंट को रिलीज करना पड़ा कितना? 1100 करोड़ रुपया, ताकि ये रिकैपिटलाइज इसको किया जा सके। बट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सर्ड बैंक आल्सो हैव टू रिलीज अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू दी शेयर्स हेल्ड बाय देम। और इसी वजह से भैया क्या हुआ कि जो स्पॉन्सर बैंक थे उसका जितना परसेंट था उसको उतना अमाउंट देना पड़ा, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको भी जितना परसेंटेज शेयर था उसका उतना हिस्सा देना पड़ा। जैसे 50, 35, 15 का हिस्सा था ना, उसी हिसाब से रिकैपिटलाइज करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट जितना दिया उसका मतलब अपना अपना हिस्सा का उसको भी पैसा देना पड़ा। कह रहा इन द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद नाबार्ड के साथ स्टार्टेड अ कॉर्पस बिल्डिंग फंड। क्या स्टार्ट किया? कॉर्पस बिल्डिंग फंड स्टार्ट किया फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल ऑफ द स्टाफ ऑफ आरआरबी के स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंड विद द इनिशियल कॉर्पस ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए का एक नया इनिशियल कॉर्पस स्टार्ट किया जिसमें आरआरबी का जो स्टाफ है उसका स्किल को बढ़ाया जा सके। वही कह रहा है इन 2020 द गवर्नमेंट अनाउंस द कंटिन्यूएशन ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबी। और 2020 में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि रिकैपिटलाइजेशन आरआरबी का कंटिन्यू हो, एंड इट हैज रिजर्व्ड 1340 करोड़ यानी 1340 करोड़ एंड विल रिलीज 670 करोड़ आउट ऑफ दिस फंड फॉर दी सेम। और इसके लिए 1340 करोड़ रिजर्व किया और 670 करोड़ रिजर्व मतलब रिलीज भी कर दिया। इट इज प्री कंडीशन दैट द प्रोपोर्शनेट अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर। अरे ये तो मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब ये तो पहले से कंडीशन है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जितना देगी स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना हिस्सा का देना पड़ेगा और स्पॉन्सर बैंक को भी अपना हिस्सा का देना पड़ेगा। एंड दिस मूव वाज टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, लोकल बिजनेसमैन, ट्रेडर एंड अफेक्टेड इकोनॉमिकली बाय कोविड-19। तो ये मूव किसके लिए था? प्रोटेक्ट करने के लिए था कि ताकि फार्मर्स, लोकल बिजनेसमैन, ट्रेडर और जो इफेक्टेड हुए हैं कोविड-19 की वजह से उसको सुधारा जाए। ठीक है, अब अमलगमेशन हुआ किसका? रीजनल रूरल बैंक का यानी कि आरआरबीज का। तो कितने बैंक थे और कितने का अमलगमेशन हुआ ये ध्यान में लिखिएगा, लिख के रखिएगा। और कैसे 43 बैंक बचा इस आगे 2 लाइन में हम समझेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा था मर्जिंग ऑफ 2 और मोर बैंक्स टुगेदर इज नोन एज अमलगमेशन। अरे ये बात तो सबको पता है कि भैया 2 या 2 से ज्यादा बैंक या कोई भी बॉडीज अगर मर्ज हो जाती है तो उसको अमलगमेशन कहते हैं। इन 1990s मोर देन 190 आरआरबी एग्जिस्टेड। मतलब 1990 के दौरान में बोला गया कि 190 से ज्यादा आरआरबी था। द अमलगमेशन ऑफ दीज बैंक्स वाज डन इन अ फेज वाइज मैनर। और धीरे धीरे इनका अमलगमेशन किया गया। कह रहा है इन जनवरी 2013 में 25 आरआरबी वर मर्ज्ड इनटू 10 बैंक्स। 25 जो आरआरबी थे वो सिर्फ 10 बैंक में मर्ज कर दिए गए, रिड्यूसिंग द नंबर टू 67 बैंक्स इन फर्स्ट फेज। और जो पहला फेज हुआ उसमें 67 बैंक बचे। कह रहा है इट वाज फर्दर रिड्यूस्ड टू 56 बैंक इन द मार्च 2016। मार्च 2016 में 56 बैंक बचा इन द सेकंड फेज, एंड इन द थर्ड फेज इट वाज रिड्यूस्ड टू 43। और तीसरा फेज में ये 43 बैंक हो गया। और वही मैंने बताया कि अभी के जो फेज में 43 बैंक अवेलेबल है।
अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, क्या फंक्शन है इसके, क्या काम है बेसिकली आरआरबी का, है ना। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है सिंस अ रीजनल रूरल बैंक इज ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, क्या है ये, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। इट्स प्राइमरी फंक्शन आर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, इसका पहला फंक्शन क्या है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड टू डिसबर्स लोन, और लोन देना, ठीक है। द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहला क्या, एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। कह रहा आरआरबी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स हु होल्ड एन अकाउंट इनटू द बैंक। ये बात तो बिल्कुल सही है, कमर्शियल बैंक का काम ही है कि पैसा तुमसे लेना, यानी कि अगर तुम डिपॉजिट करे तो वो रिसीव कर लेगा। एंड डिपॉजिट कैन बी मेड इन द करंट और सेविंग्स अकाउंट, दोनों अकाउंट में, करंट अकाउंट भी और सेविंग अकाउंट में भी। डिपॉजिटर्स कैन ऑल्सो बी मेड फॉर फिक्स्ड और रिकरिंग फॉर्म्स, ये भी काम कर सकता है। डिपॉजिट आपका फिक्स डिपॉजिट भी कर सकता है और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा के वहां भी डिपॉजिट कर सकता है। उसके बाद है लोन एक्सटेंशन, लोन को एक्सटेंड करना। कह रहा था आरआरबी एक्ट 1975 स्टेट्स दैट द आरआरबी कैन बी कैन एक्सटेंड लोन एंड क्रेडिट सर्विसेज टू द प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर कौन है, फार्मर्स। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ना, फार्मर्स ही है ना जी, फार्मर्स है और भी कुछ कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स है, वहां उसकी बात की गई है। तो 1975 में ये आरआरबी एक्ट 1975 स्टेट, 1975 नहीं, आरआरबी एक्ट 1976 कर लेना इसको, ये स्टेट किया, ठीक है। और प्रायोरिटी सेक्टर की बात किया, ठीक है। द लोन्स टू दिस सेक्टर आर क्लासिफाइड एज अ पीएसएल, किसके अंदर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत लोन देना है। द आरबीआई अनाउंस्ड द कवरेज ऑफ आरआरबी इन पीएसएल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1997 से इन्होंने क्या किया, अनाउंस कर दिया आरआरबी ने कि आरआरबी कवरेज करेगी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। कह रहा प्रायोरिटी सेक्टर कंप्राइज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, कौन कौन से आता है प्रायोरिटी सेक्टर्स में, देखिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर आएंगे, क्राफ्टमैन और आर्टिसंस आएगा, लोकल ट्रेडर आएगा, मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेसमैन आएंगे, ठीक है, एजुकेशन वाले, हाउसिंग वाले, रिन्यूएबल एनर्जी वाले, ये सारे लोग विच नीड्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएंगे। कह रहा 75% ऑफ टोटल बैंक क्रेडिट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेक्टर, और बोला गया रीजनल रूरल बैंक में 75% जो पैसा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ही, प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर को ही दिया जाए। एंड आउट ऑफ दिस टोटल क्रेडिट 10% हैज टू बी गिवन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इसमें से टोटल क्रेडिट में से 10% जो लोन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया जाए। हेंस द शॉर्ट टर्म लोन्स ऑन अ लो रेट इंटरेस्ट आर एक्सटेंडेड बाय दीज बैंक्स ऑन द प्रायोरिटी सेक्टर। बोला शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए बहुत कम इंटरेस्ट के साथ लोन मिल जाता है किसमें, आरआरबी में। कह रहा आरआरबी कैन नॉट हाउएवर एक्सटेंड लार्ज और लॉन्ग टर्म लोन्स इन कस्टमर, आरआरबी के पास ये पावर नहीं है कि वो ज्यादा बड़ा लोन दे सके, वो शॉर्ट टर्म लोन ही देता है, ठीक है जी। तो ये काम था लोन एक्सटेंशन का। तीसरा है वेज डिसबर्समेंट का। वेज डिसबर्समेंट मतलब मनरेगा का जो वेज पेमेंट मिलता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा था आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अंडर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा के तहत भी आप आरआरबी क्या करती है, वेज का डिसबर्समेंट करती है, वेज का पेमेंट करती है। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए भी जो है वो भी डिसबर्समेंट करती है ना। चलिए नेक्स्ट चलें, और किसके लिए कह रहा था, पेंशन प्रोवाइडेड बाय द पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम एंड द पेंशन स्कीम ऑफ इंडिया आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दिस बैंक्स। अब देखो ये जो आरआरबी है ना, ये पेंशन भी देता है, वृद्धापन पेंशन सुना है, जो हमारी बूढ़ी माताएं लोग हैं, जो दादी लोग हैं, है ना, जिनके, तो उनको वृद्धा पेंशन मिलता है, दादी दादाजी को उनको वृद्धा पेंशन मिलता है, ठीक है, 1000 रुपया, 1200 रुपया ऐसे करके वृद्धा पेंशन मिलता है। तो उसके लिए भी आरआरबी ये काम करती है। उसके बाद है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ आरआरबी। क्या सेकेंडरी फंक्शंस है भाई, इसके अलावा देख लीजिए, कह रहा सिमिलर टू कमर्शियल बैंक द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया आर प्रोवाइडिंग एजेंसी सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। तो इनका काम क्या है कि सेकेंड कि जैसे कमर्शियल बैंक है ना, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, बड़े सेंट्रल लेवल का बैंक जो भी है, तो उसी तरीके से आरआरबी भी क्या करती है, सारी एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। कह रहा है एजेंसी सर्विसेज लाइक फॉरेन एक्सचेंज, बिल पेमेंट, मनी वायर ट्रांसफर एंड परफॉर्म बाय आरआरबी, ये सारी चीजें देती है। जैसे एटीएम सर्विस भी हो गया, यूपीआई हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, लोकर फैसिलिटीज हो गया, ये सारा सर्विस कौन देता है भैया, आरआरबी देता है, ठीक है जी।
कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। तो यहां तक थी आपकी आरआरबी का फंक्शंस, आरआरबी और आरआरबी की हिस्ट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई जी सर। तो आज के लिए इतना ही, रुक जाते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।